हेलो, मैं तुम्हें महेंद्र का आपके हम न्यू भारत का इतिहास के के बारे में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको इस एजुकेशन के माध्यम से भारतीय इतिहास की संपूर्ण जानकारी दूंगा। दरअसल भारत का इतिहास जो 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। और तभी इतिहास के मैंने पढ़े हैं, और ये इतिहास का जो ज्ञान है मैं सभी पुस्तकों से लिया हूँ, प्लस गूगल के यूट्यूब प्लस गूगल से ही मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो हम सबसे पहले आधुनिक इतिहास के बारे में डिटेल में मैं जान लेते हैं। मैं आपको आधुनिक इतिहास के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो फिर जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम एक इतिहास की भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एक तो फिर सबसे पहले हम ब्रिटिश इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट शीट के। तो 1757 से लेकर 1947 तक का जो समय है, वो हालांकि इसे हम देखते हैं कि 1602 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि 1588 में ही लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन वो भारत में कुछ इतिहासकारों में ये दावा करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो वो भारत में हुई थी 1602 में। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे कि जो 14 वैसे थे तो 1498 में ही भारत में यूरोपियन कंपनियां आनी शुरू हुई थी। तो 1498 में मास्को डी गामा जो वो एक पुर्तगाली गाली नागरिक था, जिसके
वो भारत में पहली बार आया था। इसमें इसके कई कई कारण बताए गए हैं कि वो भारत कैसे पहुंचा था, जैसे कि वो एक यूरोप का ही देश है जिसका नाम है स्पेन। वो भारत की खोज करने के लिए वो समुद्र समंदर के रास्ते रास्ते से नहीं निकल पाया था, पर उसको भारत ने भारत की वो खोज नहीं कर पाया। भारत जाने की वजह वो भारत आने की वजह वो अमेरिका की का गया और भारत में अमेरिका की खोज की थी। तो फिर हम भारत में देखते हैं कि 1498 में जो ये पहला कारण था कि वो ये पहला कारण है कि वो 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। हालांकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत में जो है वो यूरोप में जो है वो औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय तक, जो 1300 ईस्वी तक ईस्वी तक 1300 से 1300 के तकरीबन चालू हुई थी। यानी कि वो वहाँ पर यानी कि वहाँ पर गेहूं का वहाँ के कारखानों में गेहूं मतलब जो लोग बना रहे थे वो जिन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने जहाज बनाने विकसित कर जहाजों को विकसित करना शुरू किया था। इनके पश्चात जो थे वो जो है वो कई कई चीजों का निर्माण कर पाए थे, जैसे कि जहाज हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, और जो है वो कपड़ा बनन बनाने की कपड़े का कारखाना बना था। जिसमें पहले मानव मानव को कपड़े खुद के हाथों से बनाना था, पर अब वो उसमें वो टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा था, यानी कि वो मशीन बना करके उस पर वो कपड़ा सिलाई करने लग गया था।
कपड़ा में कपड़ा को वो जन्नत करने लगा था। ठीक उसी प्रकार दूसरा कारण जो था कि वह थे यूरोपीय कंपनियां यहाँ भारत में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि औद्योगिक क्रांति के चलते उनको जो वो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इसका भी कारण ऐसे माना जाता है कि अगर पुस्तक देखे का इतिहास को सामाजिक विज्ञान का पुस्तक हम देखते हैं तो उसमें सभी कुछ दो कारण तो ऑलमोस्ट दिए मोस्टली दिए थे। इसके कारण ऐसे ही और एक कारण था तो वो वास्को डी गामा जो है वो भारत में केप वो पुर्तगाल से निकल के दक्षिण अफ्रीका के जो आइलैंड थे केप ऑफ गुड होप वहां से वो आता था on Cape of Good Hope तक पहुंचता था। Cape of Good Hope तक पहुंचने के बाद वो बाहर से व्यापार करता था लेकिन क्या हुआ कि वो भारत का जो व्यापारी था वो अब्दुल मजीद था, वो उसे मिला वास्को डी गामा से मिला और फिर भारत आने का न्योता उसने लिया। भारत से व्यापार करने में उसको करने के लिए को प्रोत्साहित किया था, एक तरह से को मोटिवेट किया कि आप आइए, भारत आइए, आपको जो वो काफी मुनाफा होगा। भारत तब व्यापार करे, भारत के साथ अब व्यापार करेंगे तो फिर वो कारण थे। इनमें से दो कारण जो वो वास्तविक थे हैं, जैसे कि में औद्योगिक क्रांति हुई थी और वो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने पर वो भारत आया था। तो फिर वो भारत इसलिए वो भारत लेकिन इस वो अब्दुल मजीद जो था उसने उसको भारत आने के लिए
जो तीसरा कारण है, तो जो तीसरा कारण है उसमें कम कम संभावनाएं थी। ये दो वास्तविक कारण हैं। तीसरे कारण में मैंने बताया था कि मुझे अब्दुल मजीद जो है वो भारत से, इसलिए वो अब्दुल मजीद जो भारत भारत में व्यापार करने के लिए वो वास्को डी गामा को न्योता देता है, तो इसके कारण वो भारत आया था। तो ये थोड़ी सी बात ये वो गलत लगती है। टैक्स के आधार पर ये बात सही नहीं है। अगर हम टैक्स पढ़ते तो हमें दो ही कारण दिखते हैं, जैसे कि वास्को जैसे कि वास्को डी गामा भारत के दो कारण थे। कच्चे माल की आवश्यकता और यूरोप में औद्योगिक क्रांति। तो फिर हम आगे देखते हैं। आगे जो है वो आगे जो है वो भारत आगे जो है वो भारत में पहले ही मुस्लिम जदपुर में राज करता, जैसे कि और खिलजी वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, बेलोद वंश हुआ, उन्होंने भारत को लगातार जो वो इतना 1100 1100 900 से लेकर के सन 1526 तक उन्होंने आक्रमण ऐसे चाहे वो खिलजी की आक्रमण हो, चाहे लोधी के आक्रमण हो, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले भारत में आया था, वो मोहम्मद घोड़ी जो उसने जो आक्रमण किया था तमाम। तो फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों का ब्रिटिश व्यापारियों का भारत में आगमन कैसे होता है। तो एक तो ने पुर्तगालियों के बाद, तो एक तो हमने कारण जानी, अब आगे विस्तार से एक बात मेरे को याद आ रही है कि जो जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो पोर्तुगाल जो है वो जो है वो भारत पोर्तुगाल से जो है वो बाहर और भारत आ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो भारत में बीच में समंदर नहीं है। अगर आप पोर्तुगाल का मैप देखते हो तो ये तो
तो फिर वास्को डी गामा जो था बाद में समंदर के रास्ते पे कैसे आया मुझे आज तक पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने मैप में देखा है क्योंकि भारत में जो है वो बार भारत में आ सकता था। हालांकि उस समय टेक्नोलॉजी को इतना ये नहीं था कि उसने इसलिए उसने समंदर का रास्ता चुना था। बाद में 1700 बाद में दूसरे नंबर पर हमारे उसने जो है दो भारत भारत में सबसे पहले जो है भारत में सबसे पहले जो वो एक वो आता है तो वो सबसे पहले केरल पहुंचता है कोच्चि में पहुंचता है तो कोच्चि का राज्य जो था वो जेमोरिन था वो उसने उसका भव्य स्वागत किया था और फिर वो भारत में जो है वो कुछ वक्त में वो भारत से लेकर के जाता है जैसे कि मसाले रेशम रेशम भारत से कुछ चीजें व्यापार करते हैं जैसे कि मसाले में कच्चा रेशम हुआ चावल हुआ इत्यादि का वो भरपूर व्यापार करता है भारत के साथ और वो भारत में फिर जो कुछ वस्तुएं लेकर के जाते हैं वो अपने देश में बेचते हैं उसको 7 गुना पे ज्यादा उसको मुनाफा मुंह कमाता है। दोनों तुमने 7 गुना से ज्यादा उसने मुनाफा कमाया और उसके बाद से वो भारत की ओर आकर्षित होता तो उसने जो उसकी लालसा बढ़ती तो 1508 में उसने 1503 ईस्वी में वो अपने पुर्तगाली कम पुर्तगाल कंपनी यूरोपियन कंपनी के दो व्यक्ति थे उनको जो वो गवर्नर के तौर पर भारत भेजता जैसे कि पहले 1514 में अल्मीरा को भारत भेजता है तो फिर उसके बाद उसके बाद वो डच को तो फिर उसके बाद सॉरी तो फिर उसके बाद वो जो है वाल्टर अल्फांसो अल्फांसो अल्बुकर्क को भारत भेजता है तो अल्मेड़ा सबसे पहले वो अल्मेड़ा को भारत में भेजता है वो वो एक मस्त वॉइस था
उसने केवल भारत में सामुद्रिक जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में उसने लॉन्च कर दी थी, जिसके चलते जो है वो अरब के व्यापारी जो पूरे हिंद महासागर में और अरब सागर में छाए हुए थे वो सबको इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वो इन सबको भगा देता है। और फिर वो को बात को लेकर वापस बुला लेता है और उसका वास्तविक संत गवर्नर जो था वो अल्फांसो d'Albuquerque था, जिसने वो बहुत महत्वाकांक्षी था, जिसने बीजापुर के आदित्य चार से गोवा छीन लिया था। अल्फांसो d'Albuquerque ने बीजापुर के आदित्य चार से गोवा छीना था, तो फिर उसने इतना इतना व्यापक जितना उन्होंने बाद में व्यापार किया उतना उन्होंने भारत को कुछ दिया भी था, जैसे कि उन्होंने भारतीयों को जो है वो पेंटिंग प्रेस बनाना सिखाया और उन्होंने भारत में मैंने वो जहाजों का निर्माण करने करने की कला भारतीयों को उन्होंने अवगत कराई थी। तो और ऐसा कहा जाता है कि जो मिर्च होती जिसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लाल मिर्च, हरी मिर्च वो पुर्तगालियों ने भारत में का जो प्लान थे वो पुर्तगालियों ने भारत में लाया था और बताते और पोटैटोस टमाटर के जो प्लान थे वो भी उन्होंने भारत में लाए थे। तो फिर दो हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं मोस्टली डच जो थे वो 1502 ईस्वी में भारत आए थे। तो डच जो थे वो 1502 ईस्वी में भारत आए थे। वो बायो आए थे वो हॉलैंड से आए थे पोर्तुगालियों के चलते वो डच भी आकर्षित हो गए थे। उन्होंने भी बाद में कच्चा जड़ी बूटी और चावल का व्यापार किया था। उन्होंने भारत में सूती वस्त्रों का आने
निर्यात किया जाता है, यानी भारत में भारतीयों को उन्होंने सूती वस्त्रों की कला से अवगत किया था, यानी कि उन्होंने जो है वो भारत में सूती वस्त्रों का अपने जो वो उनसे जो है वो सूती वस्त्रों का सूती वस्त्र बनाने की कला जो है वो भारत में उनसे ही भारतीयों ने उनसे ही सीखी थी, ऐसा कहा जाता है। अब जो है वो अंग्रेजों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अंग्रेज जो थे वो सबसे पहले जो थे वो आगे जाकर के वो भारत में साम्राज्य फैलाने वाले थे और भारत को अपना गुलाम उन्होंने जिस तरह भारत को अपना गुलाम बनाया था वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्या होता है 16 को जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि 16 को तो कुछ कुछ इतिहास करूँगा मारिया भी है कि भारत में जो वो 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में उन्होंने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित की थी। तो फिर इसको लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने भारत में 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी तो कुछ इतिहासकारों का यही मानना है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में ही करी थी। तो फिर अभी भी अब ये तो फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो 1608 में जब अकबर का भारत में मुगल शासन चले थे, यानी कि 1526 से ही भारत में मुगल शासन चलना तो हाँ उस दौरान तब वो 1623 में 1605 में अकबर
का टेम्परेचर अकबर का टेन्योर चल रहा था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जो है वो उन्होंने अकबर की मृत्यु के पश्चात जो था उन्होंने भारत में एक पत्र भेजा था कि हम भारत भारत के साथ व्यापार संबंधी तो वो 1606 में भारत आता है। तो इसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के पश्चात वो भारत में उन समय जो था वो अकबर का मुगल बादशाह को था जंग अकबर का बेटा था जो था वो जहांगीर था में उनका ज्यादा काल चल रहा था। तो फिर इसके बाद फिर वो 1606 में उसने भारत में पहला व्यापारी भारत में आता है जिसका नाम हॉकिंस था। हालांकि ब्रिटिश जो थे वो काफी भारत के साथ व्यापार करने में काफी प्रिपेयर होते काफी अट्रैक्शन हुआ था क्योंकि दो दो यूरोपियन कंपनियों को काफी मुनाफा हुआ था। इसके तो वो मुनाफा को ब्रिटिश नोटिस कर रहे थे तो उनका भी मन हुआ कि भारत के साथ व्यापार शुरू किया जाए। तो फिर वो ब्रिटिश व्यापारी जो थे वो रानी एलिजाबेथ उस समय की ब्रिटेन की थी उस समय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी। उसने भारत से व्यापार को अनुमति भारत से व्यापार करने की अनुमति देने के लिए भी पीछे पड़ गए। आफ्टर की दो कंपनियां जो यूरोपियन कंपनियां थी तो वो अच्छे से व्यापार कर रही थी उनको कभी भी मुनाफा हो रहा था। इसे देखकर वो ब्रिटिश व्यापारियों का भी काफी मोहित हुए काफी फैसिनेटेड होते थे। इसके कारण उन्होंने 15 साल का भारत से व्यापार करने का जो लाइसेंस मांग रहे थे।
लेकिन समस्या कब आई, लेकिन समस्या कब आई जब उन्होंने जब वो कंपनी दिवालिया हो गई 15 से वो कम क्योंकि जब पहली बार जब उन्होंने 15 तिरंग मैंने मैंने जो वो भारत आने के लिए रवाना आन भारत आने के लिए मुझे जहाजों से रवाना किए जाते हैं तो वो वापस अरब सागर से लौट आते हैं। फिर दूसरी बार जब उन्होंने तैयार किए थे तो फिर अरब सागर में जो है वो तूफान तूफान के चपेट में आकर के कभी जहाज जो थे वो तबाह हो गए थे बाकी जो थे वो 1600 के ईस्वी तक उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं, लेकिन ऐसी असफलताओं को देख के रानी ने रानी एलिजाबेथ ने एक बार के लिए उन्होंने मना कर दिया था भारत को व्यापार भारत से व्यापार करने के लिए वो उन्होंने उसको मना कर दिया था। लेकिन वो अल्टीमेटली वो अल्टीमेटली मुझे वो एग्री हो जाती है, अल्टीमेटली जो वो मान जाती है कि फिर 1608 में हेक्टर नाम के जाते हॉकिंस नाम का व्यापारी भारत में आता है और सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है तो जो मतलब बहुत ही एक समृद्ध प्रदेश बहुत ही बहुत सोना था वहाँ पे, इतना सोना था उनकी ब्रिटिशर सोना सोने को लंदन पहुंचाने के लिए 300 जहाजों में भर के तो लग गए थे। 300
ya yo vivo ना लंदन तक उन्होंने पहुंचा दिया था। फिर हॉकिंस जो 1660 1608 में भारत में 1609 में जहांगीर से मुलाकात करता है। ये सभी यूरोपीय कंपनियां जो किसी कुछ इतिहासकार कहते इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जितनी भी भारत में यूरोपियन कंपनियां आई थी कि उनका ये मुँह आपस में चीजें वो आपस में बनती नहीं थी। वो एक दूसरे के प्रति चीजें थे यानी कि वो एक दूसरे पे झगड़ते थे। कभी कभी डिफरेंस ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगाली होते तो सबसे पहले थे 1609 में जो है वो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो जहांगीर के दरबार में पहुंच के उसके वो अनुमति मांगता है, लेकिन वो फैक्ट्री कारखाना खोलने की अनुमति जो थी वो अब तक वो कारखाना खोलने की अनुमति नहीं देता है। इसके पर प्रभु जहांगीर का भव्य स्वागत करता है उनको। जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे उसमें अनुमति वो प्राप्त कर ली थी और उसके बाद जब वो फैक्ट्री कहते में करके उसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा ली थी। लगा ली थी स्थापित कर ली थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने वो यूरोपियन व्यक्ति और ब्रिटेन के व्यक्ति को एम्बेसडर के तौर पर जहांगीर के दरबार में
नंबर में लाने की कोशिश करता है और उसे सफलता मिलती है क्योंकि जब ये उसमें मान लेता है उसको पता नहीं चलता लेकिन एक दिन ब्रिटिश से वो भारत को अपनी कॉलोनी कॉलोनी बना सक लेंगे बना देंगे तो फिर ब्रिटिश आई थिंक ब्रिटिश ब्रिटिश व्यापारी थॉमस वो 1683 में भारत आता है और भारत आने के पश्चात उसमें जो पश्चात उसने वो भारत में वो जानी के दरबार में कैबिनेट के तौर पर आता है और राजनीतिक राजा से विश्वास प्राप्त करने के बाद कुछ सुविधाएं दी जाती है जहांगीर को कुछ लेटर लिखता है सेठ के संदर्भ में सेठ का संदर्भ होता है व्यापार समय में सेठ का सेठ का अर्थ जो होता है वो व्यापार होता है उस समय जो सेठ का अर्थ जो है वो लूट मार कर था करने हो तब तो जहांगीर को ये बात पता नहीं थी कि वो लूट मार कर कराना चाहता था इसके बाद बाद में जब जहांगीर को जो वो लेटर लिखता है तो जहांगीर को जहांगीर जो इंग्लिश नहीं जानता था उसे इंग्लिश नहीं बनने आती थी मुझे वो अपने दरबारों से लेटर पढ़ने को कहता है लेकिन थॉमस वो पहले ही जानता था कि जहांगीर को लेकर राजा को अंग्रेजी नहीं आती है
है उन्होंने अपने दरबार के लेटर पढ़ने को पढ़ने के लिए कहेगा तो फिर जहाँ जिनको लेकर पढ़वा दिया जाता जहाँ पढ़वा लेता है और, और फिर बिना सोचे बिना समझे वो देश के देश पर इतना हस्ताक्षर कर लेता है और इसके अब तो मेरे दो को पुलिस छूट मिल जाती है और वो मांग करने लग जाते हैं वो पुर्तगालियों के जहाज को भी दोबारा देते हैं पुर्तगालियों के जो पोर्ट विलियम जो किला था जिस पर पुर्तगाली राज का शासन कर रहे थे वो में उनसे छीन लेते हैं अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ जो मैं सबको बनता ये तो हुआ पूरा बैकग्राउंड ब्रिटिशों के आगमन का कैसे वो भारत के पहले वो भारत में एक व्यापारी के तौर पर भारत आते हैं और उसके बाद वो कैसे एक शासक के तौर पर उभर कर भारत में ही शासन करते भारत पर शासन करते हैं अब हम बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ 1608 से लेकर के तब तक कुछ ब्रिटिश में व्यापारियों ने भारत में ये वो नोटिस किया था कि भारत की में खास करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद पश्चात जो है वो भारत में कैसी भी राजनीतिक अस्थिरता जो है वो बढ़ रही थी इसका ही फायदा उन्होंने उठाता था जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक ब्रिटिशों की भारत पर भारत पर शासन करने का कोई इंटेंशन नहीं था वो केवल व्यापार करते थे लेकिन जिस समय उन्होंने सत्ता के बाद उन्होंने देखा कि मैंने उत्तर मुगल काल में लेकर राज्य अलग थलग पड़ गए जब तक औरंगजेब था तब तक सभी को उन्होंने जमीन को वो एक सूत्र में बांध के रखा था
तो भारत एक था। जितने भी ज्यादातर उत्तर के राज्य जो थे वो दक्षिण के राज्य भी थे। कि मुगलों का मुगलों में हम ये मुगलों का विस्तार जब देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मुगलों का जो फैलाव था वो तकरीबन उत्तर से दक्षिण क्यों और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो काफी बड़ा वो फैलाव था, वो काफी बड़ा एक्सपेंड तथा मुगलों का इन्फ्लुएंस जो था वो काफी ज्यादा था। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो थे वो सब भी अलग अलग पर जैसे गोवा अलग पर गया तो उधर से यूपी अलग हो गया तो फिर बंगाल अलग अलग हो गया तो और फिर मुगलों का प्रभुत्व नहीं रहता है मुगल अपना प्रभुत्व अपना इन्फ्लुएंस वो कहीं ना कहीं गवा देते और इसका फायदा जो ब्रिटिश शायद उठाते हैं। तो फिर वो तो फिर बंगाल जो था वो तब से समृद्ध था। समृद्ध धनवाद प्रदेश माना जाता है, यानी कि वहाँ की जो जमीन जो थी वो काफी उपजाऊ थी और समृद्ध प्रदेश माना जाता है। वहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा था और 1712 जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है तो उसके बाद जो 1713 में जो उसका बेटा जो जिसका नाम बहादुर शाह था, फिर बहादुर शाह के उसका बेटा बहादुर शाह जो था वो फारूक शेख को और सेनापति बना देता है। तो बंगाल की सिचुएशन
हम देखते हैं तो फिर क्या करूँ प्लास्टिक का यूज तो भी अगर हम बात करें तो सबका बंगला अलग होता है पहले तुम मुगलों ने ये नियंत्रण के बाहर हो जाता है फारूक तो सब बारह में मैं जो मुगल क्या जो हूँ फारूक शेर था तो उसमें एक अपना व्यक्ति आदमी बंगाल में नियुक्त किया था जिसका अधिकारी को नियुक्त करा था जिसमें ज्ञानी था जिसका नाम फरूक जिसका नाम मुंशीद कुली खान था मुंशीद कुली खान यूं मुगलों का जन्म हुआ था पूर्व 1750 से लेकर के 1745 तक मुगलों का शासक मुगलों का अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किया जाता है फिर दूसरी बात जो थी वो ऑलरेडी वो बंगाल जो था वो मुगलों ने ब्रिटिशों को किराए पे ही भी दे दिया था हाँ यानी ब्रिटिश व्यापारी जो थे वो बंगाल को किराए पर भी लेते थे और उनकी जेबों कारखाने काफी बढ़ने लगते थे उस समय संस्कृतियों का भी भारत में इन्फ्लुएंस रहता है यानी कि संस्कृति भी भारत में आकर के लगभग 40-50 साल हो जाते हैं हुए थे तो फिर 1727 तक मुझे था वो मुगलों का अधिकारी देता था तो फिर उसके बाद से वो जिसकी मृत्यु हुई थी 17 को हम अब से वो सुजाउद्दीन आता है सुजाउद्दीन जो बताए 1733 तक बन अधिकारी बना रहता है फिर इसके बाद सरपरा 1735 से लेकर के 1739 तक रहता है यानी कि तो वो सरपरा जो मुगलों के जो विपरीत कार्य करता है वो मुगलों की आज्ञा को जो मुगलों के मुगलों की आज्ञा को मानता नहीं है वो मुगलों की आज्ञा मानता नहीं है तो फिर 1739 में यहाँ पर क्या होता है वो एक आलिवर्दी
हाँ, सब कुछ वो जो चल पड़ा जुड़ा वो सब कुछ अपने मन मन के मुताबिक सब करने लगता है और फिर 1739 में एक शासक बन गया था वो जिसका नाम अलीवर्दी खान होता है। अलीवर्दी खान जो था वो इसकी हत्या कर दिया बंगाल को हथिया लेता है और वो बंगाल को प्रशासित करता है के बाद 1739 से लेकर के 1756 तक वो शासन करता है। तो फिर के शासन करने की 57 तक शासन करते रहता है। तो 1756 में वो हालांकि अलीवर्दी खान को कोई देता नहीं था। उसके 3 बेटियां थी जिनमें से एक बेटी के बेटे को वो शासन सौंप कर वो वो शासन सौंप कर सौंप देता है जिसका नाम था सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला जो जब शासक बनता है तो वो तब जब सिराज उद्दौला जब शासक बनता है तब ब्रिटिशों को और ब्रिटिशों को और ब्रिटिशों को और फ्रांसीसियों को कहता है वो किलाबंदी करना बंद कर दे लेकिन जिस फ्रेंच की बात को मानते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो $1 की बात मानते हैं हालांकि ब्रिटिश की बात नहीं मानते हैं। मैं इसके फलस्वरूप जो वो मुंशीदाबाद पर मुंशीदाबाद पर आक्रमण करके उसको आक्रमण करके पे हथियार लेता है मुंशीदाबाद के रूप को अंग्रेजों का घर माना जाता था जिसमें अंग्रेजों की कई फैक्ट्रियाँ थी। तो इसने बात देखो वो दक्षिण ये ये घटना जो है वो दक्षिण में बनती
टाइम तक ये बापू ने ऐसे ऐसे किया तो भी और एक बात था और एक घटना कहते हैं उदोला को गलत साबित करने के लिए ब्रिटिशों ने एक दाव चली तो इसके तत्कालिक कारण के रूप में जाना जाता है जैसे कि तालकोटरी की घटना तालकोटरी की घटना में जो है ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल उदोला ने हुगली नदी के समुद्र को 14 बाय 17 के रूप में एक कमरे में एकदम 50 ब्रिटिश ब्रिटिशों को बंद कर दिया। वो जब वो सुबह जब खोलते हैं तो देखते हैं कि 40 में से 40 जिंदा बचे थे क्योंकि वो एक और उसमें बूढ़े बच्चे और 3 बेटी उनकी सीरत उदौला ने वो एक अनैतिक कार्य किया और उनके लिए उनको दंड मिलना चाहिए तो फिर जो है वो बेशक वो एकदम ऑफेंसिव मोड में आते हैं जो जो जब एक व्यक्ति था जिसका ना हॉल मिलता उसमें घटना को काफी प्रचलित किया था के औरतें बूढ़े उनको ने मनवा दी शायद उदौला जो कि कमरे में निहत्ते ब्रिटिश औरतें बूढ़े बच्चों को मनवा दिया था तो फिर जब लॉर्ड क्लाइव को जब जाता तो लॉर्ड क्लाइव जो ब्रिटिश वो काफी ब्रिलियंट था उसने क्या किया उसने सोचा कि अब हमारे पास जो वो 3 मेरे पास जो वो 300 की 400 की फौज है और नवाब के पास है वो 10,000 की फौज है 4-5 हजार की फौज है इसमें उनसे वो निपटने के लिए वो एक इसके लिए निपटने के लिए वो एक रणनीति बनाता है तो फिर रणनीति के तहत वो फिर जब पता चलता है इसके घर वाले इसके
के खिलाफ व्यक्ति विपरीत है, तो वो है, तो ब्रिटिश होने क्या, तो ब्रिटिश एक को चाल चाल चलते हैं। जितने भी घर वाले लोग थे और जो उसका जो भरोसे भरोसेमंद सेनापति था, मिर्जा पर उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। तो भी उसको आगरा शासन बनाने का लालच देकर ब्रिटिश उसको अपनी ओर करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि उसको सफल हो जाती है, उनको सफलता मिलती है। और फिर प्लासी के प्लासी नामक जगह पर बंगाल में प्लासी नामक जगह पर ये लड़ी जाती है, फलस्वरूप इसमें जो वो सिराजुद्दौला थे वो हार जाता है। 2 दिन का युद्ध चल केवल 2 दिन युद्ध चलता हुआ, यानी दोनों हार जाते, यानी कि उनके सिपाही के खिलाफ उन्होंने वो भाग जाते हो और बाद में उनके मार दिया जाता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, धीरे-धीरे अगले टॉपिक में अगले व्याख्यान को मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।